नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय आरपी जैन क्लासेस। एक बार फिर से स्वागत करता हूं विद गुलशन राठौर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आपको बिहार स्पेशल लेकर के आपको बताया जा रहा है वहाँ के जितने भी टॉपिक्स हैं। तो दोस्तों आइए आज हम बात करते हैं बिहार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बिहार। दोस्तों कहा भी जाता है कि अतीत के गर्भ से ही भविष्य की उत्पत्ति होती है। तो जब तक किसी के अतीत के बारे में आप नहीं जानेंगे तो उसके जो है आप वर्तमान के बारे में जानना थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं बिहार के अतीत के बारे में, बिहार का इतिहास, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए कम दोस्तों, बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत गौरवशाली था। आपके सामने पूरा नोट डाउन कर दिया गया है। बिहार का ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत गौरवशाली था दोस्तों। यहाँ से शिक्षा, अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, धर्म, रिलीजन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि वह प्राचीन समय से ही नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में ही आपका उसका लोकेशन मिलता है। बहुत पुरानी वहाँ पे जो शिक्षा केंद्र रह चुकी है वो। इसके बाद यदि हम धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। दोस्तों जैसे हम धर्म की बात कर रहे थे, रिलीजन की बात कर रहे थे, तो आपको पता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये लगभग जो है दोस्तों सिमिलर होता है, लगभग समानताएं इसमें ज़्यादातर मिलती हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि अनिश्वरवादी, ईश्वरवादी, एक आत्मविश्वास, पुनर्जन्म विश्वास, यही दोनों का डिफरेंस दोनों के बीच में। और बात करते हैं धर्म की बात हमारी होगी, फिर हम बात करते हैं सभ्यता, वहाँ का कल्चर कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। बिहार के संस्कृति, अभी आप वहाँ पे देखें सभ्यता, संस्कृति आदि का प्रसार हुआ, जिसने संपूर्ण विश्व को सत्य, हॉनेस्टी, अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया। यानी कि हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के द्वारा, जैन धर्म के द्वारा सिर्फ इंडिया में ही नहीं वरन देश विदेश में भी सत्य, अहिंसा का मार्ग दिखा करके लोगों का जीवन जीने का जो तरीका था, दया, धर्म, करुणा से परिपूर्ण कर दिया गया। तो आइए दोस्तों, वो सिर्फ वहीं पे बात हो रही है बिहार के इतिहास की। इसके बाद यदि हम बात करते हैं कि इसका जो विवरण प्राप्त होता है कि बिहार का जो इतिहास है, बिहार का नाम है, वो कहाँ कहाँ किस किस ग्रंथों में इसका जिक्र किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं भारत के प्राचीन एवं पवित्र ग्रंथ की बात अगर हम करते हैं तो रामायण भारत का पवित्र ग्रंथ, ये भी इसके अंतर्गत आता है। महाभारत जो है भारत का, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। तो रामायण जैसे और महाभारत जैसे महाकाव्यों में, इसके अलावा अथर्ववेद एवं पंचविश में भी बौद्ध धर्म के बारे में चर्चाएँ की गई हैं। तो मित्रों अब बात हम करते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब ये होता है दोस्तों कि ऐसे साक्ष्य या हम कह सकते हैं ऐसे प्रमाण मिले जो आज तक कभी पढ़े नहीं जा सके, वो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसकी बात हम करते हैं सबसे प्राचीन अवशेष आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आरंभिक, पूर्व, और ये प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, युग मतलब काल। आप कह सकते हैं पूरा पाषाण काल इसको कह सकते हैं, पूरा पाषाण काल, इसका ये नाम भी हो सकता है, जिसको हम आरंभिक पूर्व प्रस्तर युग कह रहे हैं। अगर इसको हम इसका लोकेशन देखें, टाइम देखें, तो ये लगभग जो है आपको 1,00,000 ईसा पूर्व, यानी कि 1,00,000 बिफोर क्राइस्ट, 1,00,000 ईसा पूर्व पहले की घटना है ये पूरा पाषाण काल की। बात करते हैं हम इस समय की। पूरा पाषाण काल में क्या होता था, पत्थरों से निर्मित बेड़ा और कुल्हाड़ी। हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो पत्थर के औजार बनाए जाते थे, चाहे वो जानवरों की रक्षा के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पे हमला करने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, जानवरों को मार करके उनके मांस को भक्षण करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए दोस्तों, तो उस समय जो उनके पास हथियार हुआ करते थे वो पत्थरों के हुआ करते थे और वो बेडाउर हुआ करते थे, मतलब भाथुर टाइप में। मतलब उसका एक प्रकार से नोक नहीं होता था उसमें, वो एक प्रकार से उसका जो मुँह होता था, जैसे आज के जो तीर बनते हैं इस तरीके से बनते हैं, वो उस समय हुआ करते थे जैसे इस तरीके से, थोड़ा सा नुकीला हो, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से वो बेडाउल होते थे और उनकी आकृति सही नहीं होती थी। उसमें कुल्हाड़ी हुआ करता था, खुरपी हुआ करता था, और भी तमाम ऐसी चीज़ें होती थी, भाला भी हुआ करता था पूरा पाषाण काल के। इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें देखिए आप खुरपी का भी लिखा गया है, खुरपी इत्यादि जो है पूरा पाषाण काल में बेडौल हुआ करते थे। अब हम बात करते हैं कि साक्ष्य प्राप्ति स्थल, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो बिहार राज्य से संबंधित स्थल हैं, वहाँ पे जो चीज़ें मिली हैं उनका नाम देख लेते हैं एक प्रकार से हम। देखिए मुंगेर मिल रहा है आपको, पटना, नालंदा और गया।
यानी कि नया ये मुंगेर, पटना, नालंदा और गया से कुल्हाड़ी और खुरपी इत्यादि चीज़ें पूरा पाषाण काल में मिली हैं। आगे आइए, अब हम बात करते हैं हड़प्पा युगीन साक्ष्य। यानी कि हड़प्पा युग में जो साक्ष्य मिले हैं वो आप देख पा रहे हो कि चिरांद, ये आपका सारण पड़ता है, बिहार के ज़िलों में से एक जिला सारण। सोनपुर, ये आपका गयम पड़ता है। सोनपुर के बारे में आप एक और फैक्ट जान लीजिए, इस सोनपुर का मतलब ये होता है कि ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो लगता है वो कहाँ लगता है? आपका सोनपुर। इसका लोकेशन बिहार में है, सोनपुर गया, जो कि आपका बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर देखिए राजगीर एवं वैशाली, ये भी बिहार के ही ज़िले हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत, यानी कि प्रागैतिहासिक काल, बिहार का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मध्य पाषाण युग की हम बात करते हैं कि जो थोड़ा सा जब लोग घर से बाहर निकलना शुरू किए, उनकी तकनीकी सोच बढ़ी, तो जहाँ पे वो बेडौल, कुल्हाड़ी और जिनमें मतलब नोक नहीं होता था उस प्रकार के औजारों को उन्होंने निर्माण किया। लेकिन जैसे जैसे उस समय बीतता गया, मध्य पाषाण काल की में आगे वो लोग, तो वहाँ पे जब ये अपना जो है शिकार करने का तरीका दूसरा हो गया और इनके पास जो है आधुनिक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनका जो हथियार बनाने का तरीका था वो और भी तरीके उनके अच्छे हो गए, यानी कि हम कह सकते हैं नोकदार, नुकीले हो गए और तीखे हो गए। आइए बात करते हैं उसमें हम, अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करते हैं तो ये लगभग जो है 10,000 बिफोर क्राइस्ट, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक इसका हम काल देखते हैं, इसका समय होता है मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण युग से छोटे आकार के पत्थर मिले जिनमें तेज धार नोक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थर उठाने में भी दिक्कत, फेंक के चलाने में भी दिक्कत, और नुकीले नहीं होते थे, शिकार को लगता भी तो भग जाता था। ऐसे जैसे फिर मध्य पाषाण काल की हम बात करते हैं तो उसमें जो है छोटे छोटे आकार के पत्थर आप देख पा रहे हैं, छोटे आकार के पत्थर मिले जिनमें तेज धार, यानी कि एक बार मारने से। बात करते हैं बिहार के इतिहास में हमारा जो तीसरा चरण हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा है नवपाषाण काल। इसका जो काल है दोस्तों 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक इसका टाइमिंग है। बात करते हैं दोस्तों नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल का मतलब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि आप पहले पूरा पाषाण काल पढ़ चुके हैं, इसके बाद आपने मध्य पढ़ा, फिर आपका जो है तीसरे स्टेप पे आपका नवपाषाण काल है। इसमें मानव कृषि करना शुरू कर दिया था और भी तमाम प्रकार की उपलब्धियाँ, आधुनिकता वादी हो गया था लगभग, पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि पूरा और मध्य से अच्छा इसमें जो है प्रदर्शन इसका रहा है, चाहे वो खेती करने की बात रही हो या मृद भांड, ये मिट्टी के बर्तन बनाने की बात रही हो। तो आइए उसी के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण काल में बहुत छोटे छोटे औजार के साथ हड्डी से भी बनी वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं। ये देखिए, मतलब पहले तो पत्थर से बनते थे, इसके बाद मध्य पाषाण काल में उससे छोटे हुए, इसके बाद देखिए अब नवपाषाण काल में बहुत छोटे छोटे पत्थरों का औजार बनने लगे और साथ ही साथ हड्डियों से बनी वस्तुओं का प्रयोग उन्होंने किया था। अब देखिए अगर हम बात करते हैं प्राप्ति स्थल, तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तर बिहार में चिराद ये सारण ज़िले में है और चेचर ये वैशाली में है। यहाँ पे लोकेशन मिलता है जो नवपाषाण काल के साक्ष्य मिले हुए थे। इसके बाद आप देख पा रहे हैं कि अगला हमारा है ताम्रपाषाण युग। दोस्तों आपको पता है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु तांबा थी, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो तांबा की अगर हम बात करते हैं, ताम्रपाषाण युग की जो ये यहाँ पे आप काल ड्यूरेशन देख रहे हैं, ये समय आप देख पा रहे हैं, ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक ताम्रपाषाण काल माना जाता है। इस काल में परिवर्तित चरण के चेचर सारण जिले से आदिमानव के जीवन के साक्ष्य, कार्मिक परिवर्तन, मृद भांडों से भौतिक संस्कृतियों का पता चलता है। मेरे दोस्त, ताम्रपाषाण काल में मृद भांड यानी कि मिट्टी के बने हुए बर्तन और आदिमानव के जीवन में जो कर्मिक परिवर्तन हुए कि वो पहले किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते थे, अब क्या कर रहे हैं दोस्तों, उसके बारे में आपको जो है यहाँ पे ताम्रपाषाण काल के बारे में यहाँ से आपको पता चलता है। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल से लेकर के ताम्रपाषाण काल के बीच का जो दौर रहा है आदिमानव का, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आधुनिक छवि की तरफ ले आया हुआ है, आधुनिक मानव बनाता हुआ आया है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आज जो मनुष्य
आपके सामने आधुनिक मानव है दोस्तों, ये किसी न किसी प्रकार से उसी कर्म का परिणाम स्वरूप है दोस्तों। बस आज इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित होता दोस्तों, तो आप इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार।